वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 152 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 152 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़कर। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को FAO ने जारी किया है। FAO बताइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। बिल्कुल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर है और इसे जो है FAO ने जारी किया है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। खराब स्थिति है भारत की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने जारी किया है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? ऋषभ पंत, विराट कोहली, शरत कमल अंचत, PV सिंधु। जिनको भी दिया है वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऋषभ पंत क्रिकेट के खिलाड़ी, विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी, शरत कमल अंचत, PV सिंधु बैडमिंटन। एलिमिनेट कर दीजिए, सी है इसका आंसर। देखिए, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचत को वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संसदीय राजभाषा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी स्थापना 1976 में 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत की गई थी। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और समिति में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा के सांसद, 7 राज्यसभा के सांसद। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 20 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाकी पहला दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी। पहला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। और 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसमें 30 सदस्य होते हैं, ना कि 22। 20 होते हैं लोकसभा के सांसद, 10 होते हैं राज्यसभा के सांसद। तो इनकरेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। देखिए, गुणांक 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र के आधार पर गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है। सही विकल्प चुनिए। देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है। गुणांक 0 से 1 तक तो होता है, इसमें 0 जो है पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है, असमानता का नहीं। और 1 पूर्ण असमानता का करता है, इसलिए पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो बी है इसका आंसर। देखिए, गुणांक 0 यानी 0% से लेकर 1 यानी 100% तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पहला गलत है। गिनी गुणांक को आमतौर पर लॉरेंज वक्र के आधार पर गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है, जो जनसंख्या की कुल आय के अनुपात को दर्शाता है, जो जनसंख्या के निचले x द्वारा संचयी रूप से अर्जित किया जाता है। करेक्ट है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है वो? वेंकी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित है जिनको ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? ये हैं जीव विज्ञानी, आणविक जीव विज्ञानी।
देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। और ब्रिटेन में रह रहे 70 वर्षीय आणविक जीव विज्ञानी का नाम उन 6 व्यक्तियों में शामिल है। मतलब प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन का नाम उन 6 व्यक्तियों में शामिल है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सितंबर में अपना निधन होने से पहले ऐतिहासिक आदेश में किया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करें तो ब्रिटिश महारानी या महाराजा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द ग्लोबल रिपोर्ट रीसेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? UNDP, ILO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। द ग्लोबल रिपोर्ट रीसेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड, यह है किसकी है? ये है यूनेस्को की। डी है इसका आंसर। देखिए, द ग्लोबल रिपोर्ट रीसेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट जो है यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कलाकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है और साथ ही कलाकारों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जब भी आर्टिस्ट सोशल नॉर्म्स को चुनौती देते हैं, मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करते हैं, आवाज़हीनों को आवाज़ देने का काम करते हैं, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है जो किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में 50 से भी कम ऐसे देश हैं जिनके पास कलाकारों की स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है? देखिए, इस वर्ष के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी जापान कर रहा है और वर्ष 1992 में शुरू किए गए मालाबार अभ्यास की यह 30वीं वर्षगांठ है। मालाबार अभ्यास भारत और जापान के बीच में, बिल्कुल जापान कर रहा है इस बार की, और 30वीं वर्षगांठ है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ये 5 से 9 नवंबर 2022 तक जापान का आधिकारिक दौरा किया इन्होंने। ये जो है योकोसुका में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा इसके गठन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के साक्षी बने थे। और जापान जो है इस साल यानी इस वर्ष के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी भी कर रहा है और वर्ष 1992 में शुरू किए गए मालाबार अभ्यास की ये 30वीं वर्षगांठ है। इस विशेष अवसर को और ख़ास बनाने के लिए मालाबार अभ्यास में भाग लेने वाले नौसैनिक प्रमुखों ने इस अभ्यास के माध्यम से अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया। और मालाबार 2022 की बात करें तो मालाबार 2022 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के एक P-8I समुद्री गश्ती विमान को जापान में जो है अलग से तैनात किया गया है। इस बार मालाबार अभ्यास का समुद्री चरण 15 नवंबर 2022 तक जो है जारी रहा। देखिए, नौसेना प्रमुख की जापान यात्रा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में, भारत की बात हो रही है जो गए थे वहाँ पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा निर्माणों के लिए भारत के निरंतर सहयोग को प्रदर्शित किया तथा जापान के साथ उच्च स्तर के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर CAT जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के संकल्पों की निगरानी करता है, क्या है ये? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का विंग है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत समिति या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रचारित और वित्त पोषित एजेंसी है। क्या है ये? यह है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जलवायु कार्यवाही ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्यवाही को ट्रैक करता है और इसे वैश्विक स्तर पर सहमत पेरिस समझौते के उद्देश्य वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के खिलाफ मापता है। 2 संगठनों जलवायु विश्लेषकी और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट का सहयोग CAT 2009 से नीति निर्माताओं को यह स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान कर रहा है।
CAT यानी जलवायु कार्यवाही ट्रैकर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का हल्का लड़ाकू विमान है? चेतक, रुद्र, ध्रुव, तेजस। भारत का हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। ठीक है, तेजस, HAL, तेजस। देखिए, भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है तेजस और तेजस अपने वर्ग का सबसे छोटा और सबसे हल्का बहुउद्देशीय पराध्वनिक लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है और कौन सा इसमें सही होगा? भारत में कृषि शिक्षा उच्च शिक्षा की अन्य धाराओं से अलग है। कृषि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो कृषि और अनुसंधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय हैं, ये संघ सूची के नहीं है। यहाँ संवर्ती सूची होता तब भी गलत हो जाता। तो तीसरा जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कृषि शिक्षा उच्च शिक्षा की अन्य धाराओं से अलग है और सूची 2 में कृषि के कब्जे वाले क्षेत्र से जुड़ी है, तो पहला वाला करेक्ट है। कृषि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। और तीसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि कृषि शिक्षा और अनुसंधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 14 के अंतर्गत आता है, संघ सूची के नहीं। अतः यह राज्य द्वारा कब्जा किया गया विशेष क्षेत्र है, तो तीसरा वाला गलत है। ये इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 25 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों का गठन करे और रखरखाव करे। देखिए, कई बार मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वो अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। अनुच्छेद 25 में तो धर्म की स्वतंत्रता है, 25 से 28 में। तो ये तो भारतीयों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है। और यहाँ लिखा केवल भारतीयों के लिए, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, तो केवल भी इसका आंसर है। देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति का मतलब है भारतीय और विदेशी दोनों, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए समान रूप से हकदार हैं, तो पहला वाला गया गलत। अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संगठनों या संस्थाओं का गठन करे, उनका रखरखाव करे और वह धर्म के मामले में अपने मामलों का प्रबंधन जो है स्वयं करे, तो सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट फाल्कन 9 को अभिकल्पित यानी डिजाइन और निर्मित किया है? बोइंग, स्पेसएक्स, इसरो या ब्लू ओरिजिन? किसका है फाल्कन 9 रॉकेट पुनः प्रयोज्य, रीयूजेबल? ठीक है, जैसे रॉकेट जाते हैं ऊपर किसी भी सैटेलाइट को लेकर, तो एक बार में ही ख़त्म कहानी उनकी, लेकिन इसको जो है रीयूजेबल, पुनः प्रयोग किया जा सकता है। और ये स्पेस एक्स ने बनाया है फाल्कन 9। ठीक है, और स्पेस एक्स किसकी? एलॉन मस्क की। देखिए, फाल्कन 9 की बात करें तो फाल्कन 9 एक पुनः प्रयोज्य 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है ताकि लोगो और पेलोड को पृथ्वी की कक्षा में जो है और उससे आगे ले जाया जा सके। फाल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। पुनः प्रयोज्य स्पेस एक्स को रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से को फिर से उपयोग करने की अनुमति देता है, जो बदले में अंतरिक्ष पहुंच की लागत को कम करता है। बहुत पैसे बचते हैं इससे। रॉकेट के 2 चरण हैं, प्रथम चरण और यह है दूसरा चरण, और ये आपको पढ़ लेना है PDF से। एक ही फ्रेम में डाल देता हूं इनको। कुछ एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रदाता और उपग्रह संचार निगम है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के हाथॉर्न में, यानी USA में।
और स्पेस एक्स के नाम से व्यवसाय को संचालित करता है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलॉन मस्क के द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करना। देखिए, यह है फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी लॉन्च वाहन, कई रॉकेट इंजन, कार्गो ड्रैगन, क्रू स्पेसक्राफ्ट, स्टारलिंक संचार उपग्रह बनाती है। ये सब क्रू स्पेसक्राफ्ट, ये अगर आपने साईफाई मतलब साइंस फिक्शन कोई मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए, स्पेस एक्स वाणिज्यिक इंटरनेट सेवा प्रदाता करने के लिए स्टारलिंक नामक एक उपग्रह इंटरनेट समूह विकसित कर रहा है। जनवरी 2020 में स्टारलिंक तारामंडल अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह तारामंडल बन गया है और जुलाई 2022 तक कक्षा में 2700 से अधिक छोटे उपग्रह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत सरकार ने कब एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी? एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत ने कब शुरू किया था और जिसके तहत भारत ने पहली मिसाइल विकसित की थी सतह से सतह पर मार करने वाली? कौन सी? पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद अग्नि, और यह है 1983 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1983 में बैलिस्टिक मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया था। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित एक सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी पृथ्वी इसके द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। ठीक है, और ये कम दूरी की है, पहली बैलिस्टिक मिसाइल, और इसे भारत के सामरिक बल कमान द्वारा तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। DRDO द्वारा विकसित पिनाका क्या है? ये सब पता होना चाहिए आपको। पिनाका क्या है? ठीक है, तेजस क्या है, राफेल क्या है, मिराज क्या है? तो पिनाका बताइए क्या है? युद्ध टैंक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, या बख्तरबंद उपयोगिता वाहन है? क्या है? यह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 24 से 25 जून 2021 को एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी चांदीपुर में आयोजित किया गया था। और यह भारत में निर्मित और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है पिनाका? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? HAL तेजस, राफेल, मिराज। इनके सामने क्या क्या? तेजस डेल्टा विंग लड़ाकू विमान, राफेल द्वि जेट लड़ाकू विमान, और मिराज है सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, करेक्ट है पहला, HAL तेजस जो है डेल्टा विंग लड़ाकू विमान है। राफेल भी सही है, द्वि जेट लड़ाकू विमान है। मिराज भी सही है। मिराज 200 सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1 2 3। देखिए, मिराज की बात करें तो मिराज 2000 डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित एक फ्रांसीसी मल्टी रोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और यह 1984 से फ्रांसीसी वायुसेना के साथ काम कर रहा है और अबू धाबी, मिस्र, ग्रीस, भारत, पेरू, कतर, ताइवान और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चुना गया है। मिराज 2000 200 है क्या ऊपर? देखिए, एक जीरो कम है ऊपर। मिराज 2000 है। मिराज 2000 जो है 285 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ सकता है। ठीक है, और मिराज की जो है विमान की अधिकतम पहुंच गति कितनी है? 2530 किलोमीटर प्रति घंटा और 259 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी नौका सीमा कितनी है? 3335 किलोमीटर। HAL तेजस की बात करें तो HAL तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन डेल्टा विंग और लाइट मल्टी रोल फाइटर है। इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड यानी HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के सहयोग से विमानिकी विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है HAL तेजस को, जो हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है। और 2003 में LCA को आधिकारिक तौर पर जो है तेजस नाम दिया गया। LCA क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। ये जो कार्यक्रम है सामने आया जो 1980 के दशक में भारत के पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में एक सामान्य बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, बाद में तेजस हो गया। और यह समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और सबसे हल्का है तेजस। तेजस के वर्तमान में 3 उत्पादन मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, मार्क 1A और ट्रेनर संस्करण। बाकी राफेल की बात करें तो राफेल एक द्विजेट लड़ाकू विमान है और राफेल जो है सभी लड़ाकू विमानन मिशनों को पूरा करने में सक्षम है, जैसे कि वायु श्रेष्ठता, वायु रक्षा, करीबी हवाई समर्थन, गहन हमले, टोही और जहाज विरोधी हमले और परमाणु निरोध। देखिए, राफेल ने 2004 में फ्रांसीसी नौसेना के साथ और 2006 में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था और राफेल दुनिया के सबसे अनुभवी लड़ाकू विमानों में से एक है। यह 2007 से मुकाबले में सफल सिद्ध हो रहा है और राफेल को डसाल्ट द्वारा अग्नि रोल विमान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, PDF से पढ़ लीजिएगा। PDF में लेके आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर 9560112583 हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 152 टेस्ट हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबका। टेस्ट नंबर 1 से 10 पर, फिर 11 से 20 पर, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा।